नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं नक्सलवाद की, जो दशकों के खूनी संघर्ष के बाद अब सरेंडर के रास्ते पर है। लेकिन यह ऐसे नहीं हो रहा। इसकी वजह है इतिहास का वो सबसे बड़ा अभियान जो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। यह पूरा अभियान दो बिंदुओं पर केंद्रित है और वो है सख्ती और स्वागत। जो नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने को तैयार हैं, उनका स्वागत है। और जो अभी भी खूनी संघर्ष में यकीन रखते हैं, तो उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। इस अभियान का नतीजा यह हुआ है कि या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनका सफाया हो रहा है। यह साफ है कि नक्सलियों की जमीन सिकुड़ रही है, लिहाजा बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इसी कड़ी में 6 करोड़ के नक्सली भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हथियार डाल दिए। कांकेर, सुकमा और कोंडा गांव में भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कार्यक्रम में आज इसी मसले पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक 24 घंटे के भीतर करीब 90 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सरेंडर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ, जहां नक्सल लीडर सोनू दादा और भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। सोनू दादा ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर के समय नक्सलियों ने 50 से ज्यादा हथियार भी डाले, जिनमें AK-47 और इंसास राइफलें भी शामिल हैं। वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति 40 सालों से संगठन में सक्रिय था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में अभियानों का संचालन करता था। भूपति को कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। भूपति पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 1 से 10 करोड़ तक का इनाम घोषित था। उधर महाराष्ट्र में सोनू दादा के सरेंडर करते ही सुकमा में भी 27 नक्सलियों ने प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। सुकमा में सरेंडर करने वालों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जिला सुकमा में जिला पुलिस सुकमा और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी की बदौलत आज 27 नक्सली जिन पे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें PLGA बटालियन नंबर 1 CYAPC OM लखनऊ, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, TOB रीजन, उसके अलावा रीजनल कमांड, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक 10 लाख का इनामी, 3 नक्सली 8-8 लाख के इनामी, 2 नक्सली 2-2 लाख के इनामी थे। में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, तो वहाँ कौन कौन नक्सली थे? हिड़मा क्या वहाँ मौजूद था? ಅದು ಕರೆಗುಟ್ಟ ಫೈರಿಂಗ್ ತಸಿಟ್ಟು ಬೇನೋ ಬೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡ ಪೆದ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆಗ और हिड़म दादाल, सनु दादाल, देव दादाल और कुम दादाल, राजक्का, रेंगू, रग्गू, कल्लू, लक्कू, सनबत्ती असुड़ मत्तर। वहीं कोंडा गांव में पूर्वी डिवीजन को टेलर कमांडर और 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला नक्सली पूर्वी डिवीजन की टेलर कमांडर थी, जिस पर बयानार थाना में कई संगीन मामले दर्ज हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो सरेंडर हुआ वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से माड़ और उत्तर बस्तर डिवीजन से लगता वो इलाका है जिसे नक्सली सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अब गढ़चिरौली में नक्सलियों पर नकेल के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज है। अब महाराष्ट्र में भी नक्सली खौफ में हैं, जो नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के लिए एक बड़ी सफलता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। तो बड़े बड़े इनामी नक्सलियों का सरेंडर हमारी जो नीति है नक्सलवाद को लेकर, उसके लिए एक खुशखबरी है। जो हमारे सुरक्षा बल इस महाअभियान में जुटे हुए हैं, जो लगातार
नक्सलियों की जमीन को सिकोड़ रहे हैं, उनके लिए बड़ी कामयाबी है। तमाम पहलू हैं इसके, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचित करवा दें। हमारे साथ एमपी नथानियल साहब मौजूद हैं, जो कि सीआरपीएफ के आईजी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नथानियल साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर मौजूद हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद रहेंगे डॉक्टर पीके मिश्रा, जो कि रिटायर्ड एडीजी हैं पीएसएफ के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली, जो लगातार इन मामलों को रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अब पहले ग्राउंड जीरो की ही बात कर लेते हैं जुल्फिकार आपसे। सुकमा में सरेंडर हो गया, कोंडागांव में सरेंडर हो गया। इस बीच एक खबर और आ रही थी, वो ये था कि कांकेर में भी 2 बसें आई हैं और उनमें राजू सलाम नाम का जो बड़ा नक्सली है कांकेर इलाके में, जो जाना जाता है, वो भी सरेंडर करने के लिए आया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी होनी बाकी है। सबसे पहले तो अपडेट इसी पर दे दें। बिल्कुल, जो कांकेर में बड़ा सरेंडर होने वाला था कि राजू सलाम और अपने साथियों के साथ, क्योंकि जो सूचना आ रही थी उसके अनुसार यही था कि 2 बसों में जो है अंदरूनी इलाकों से बड़ी संख्या में माओवादी उसके साथ पहुंचे हैं और वो सरेंडर करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस बात को लेकर ये भी चर्चा है कि ये बड़ा सरेंडर है, हो सकता है कि इसको लेकर राजधानी रायपुर में सरेंडर कराया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम अनंत बीते 24 घंटों में हुए हैं, और आप देखें कि कोंडागांव हो गया, उसके बाद सुकमा, और सबसे बड़ा जो नक्सली सरेंडर हुआ वो गढ़चिरौली में है। तो कांकेर और गढ़चिरौली की जो है बॉर्डर जो है वो मिलती रहती है, क्योंकि पहले अक्सर ऐसा होता था कि माओवादी छत्तीसगढ़ में घटना को अंजाम देने के बाद तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे। लेकिन 2023 दिसंबर के बाद, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो उसके बाद से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, तो उसका असर ये दिखने लगा कि अब बड़ी संख्या में जो माओवादी मारे गए तो मारे गए, लेकिन अब बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीते 24 घंटे के घटनाक्रम में से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान माओवादियों को, और माओवादी कैडर किस तरीके से कमजोर हुआ है कि वो हथियार डाल रहे हैं। जी, आते हैं जुल्फिकार आपके पास। मैं नथानियल साहब का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। सर, आपने सीआरपीएफ को नेतृत्व दिया है इन नक्सल ऑपरेशंस के खिलाफ। आपसे हम ये समझना चाहते हैं, ये जो स्थिति इस समय है, सरेंडर वाली जो इस समय स्थिति है, अगर हम पूरे ऑपरेशन के लिहाज से देखें, जो महाअभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशंस पहले भी चलाए जाते थे और ऑपरेशन अब भी चल रहा है, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी इस बार मिल रही है लगातार, चाहे वो नक्सलियों के सफाई के रूप में हो, चाहे वो नक्सलियों के सरेंडर के रूप में हो? आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो अभी सरेंडर वगैरह चल रहे हैं, पहले ये था कि अबूझमाड़ में फोर्सेस हमारे नहीं जा पा रहे थे जी, क्योंकि रोड्स वगैरह बिछे नहीं थे, वहाँ जाने में भी प्रॉब्लम था, जिसके वजह से फोर्सेस ना पहुँचने की वजह से इन लोगों का वहाँ पर बोलबाला चलता था। लेकिन अब पिछले 1-2 साल में रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए, तो रोड के बनने से ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंच गए अबूझमाड़ में, जो कि उनका गढ़ माना जाता था पहले जी। अब क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच गए हैं, तो वहां से उनको हटना पड़ा, उनको वहां पे रहना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद फिर लगातार ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, उसके वजह से ये हो रहा है कि उन लोगों को यहाँ वहाँ भागने का मौका भी नहीं मिल रहा। जो कारेगुटा में ऑपरेशन चलाया गया लगातार 15-20 दिन के लिए, उससे वो और भी दहल गए और उन्हें पता लग गया कि अब ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये अब छोड़ेंगे नहीं। तो उससे ये हुआ कि इंटेलिजेंस वगैरह बहुत बढ़िया मिलने लग गया। ड्रोन हमारे इस्तेमाल किए जा रहे थे, हमारे कैनाइन डॉग्स भी यूज किए जा रहे थे। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी हमें उपलब्धियां मिली, जो कि पहले इतने नहीं थे। पहले यह था क्योंकि सड़क नहीं थे, तो फोर्सेस के पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगता था, और गाड़ियां भी जाती थी, उनको ब्लास्ट करके उड़ा देते थे जी। अब वो क्या आपको लगता है कि सर पहले से ज्यादा संगठित ये ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो तकनीक के नजरिए से हो, चाहे वो इंटेल के नजरिए से हो, चाहे वो स्टेट्स का आपसी कोऑर्डिनेशन हो, इन तमाम पहलुओं पर अगर हम गौर करें, इन तमाम आधारों पर हम गौर करें, तो पहले से ज्यादा संगठित, पिन पॉइंटेड और एक्यूरेसी यहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि
एक्यूरेट इंटेलिजेंस मिल रहा है, जी। जिसके वजह से ऑपरेशंस में भी सफलता पा रहे हैं। बिना इंटेलिजेंस के सफलता पाना बड़ा मुश्किल है। और ये जो इंटेलिजेंस अभी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है जी। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस सब जगह फैल गए हैं। अब ह्यूमन इंट भी पहले से ज्यादा मिलने लग गया। जी। पहले ह्यूमन इंट की कमी थी, जी। अब टेक्निकल इनपुट प्लस ह्यूमन इनपुट प्लस ड्रोन के द्वारा जो इंटेलिजेंस मिल रहे हैं, जी। उससे यह है कि कोऑर्डिनेशन भी ठीक बन रहा है और हम बिल्कुल सही जगह पे ऑपरेशन कर पा रहे हैं। आता हूं सर जो आपके पास। मैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। पीके मिश्रा जी, आपने भी ग्राउंड पर सब कुछ देखा ही है। आपसे मेरा सवाल है कि एक नक्सली मारा गया या कई नक्सली मारे गए और दूसरी तरफ कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, इंपैक्ट किसका ज्यादा होता है? चोट कहां पर ज्यादा लगती है? जब सरेंडर कोई नक्सली करता है तो क्या उसका सीधा संदेश नहीं जा रहा कि वैचारिक तौर पर भी वो अपने आप को बैकफुट पर मान रहे हैं और जो उनका विचार, जो उनकी ताकत है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है? अनंत, आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जी। मैं बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जी। आपके चैनल के माध्यम से। जी। मैं कांकेर बात किया हूं अभी। जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजू सलाम जो कंपनी कमांडर 5 कंपनी का है, विथ मीना एंड प्रसाद एंड भास्कर, with 100 more Naxalites with weapons, जी। ये आ चुके हैं जी। और it will be one of the biggest surrender in India so far as the Naxalite surrender is concerned. जी। And that is going to happen. जी। They have reached Koilibada, Kamtela in 40 battalion BSF area. जी। And they are going to surrender with weapons, and so far in the history it will be the biggest surrender than Bhupati surrender at Gadchiroli. डॉक्टर मिश्रा, ये बड़ी खबर आप इस समय लाइव डिबेट में दे रहे हैं। क्या आपको कोट करते हुए इस खबर को हम चला दें? क्या ये होने जा रहा है? बिल्कुल आप चलाइए, मैं उसको बता रहा हूं आपको। और आनंद जी, तभी मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया, मैंने सोचा कि ये खबर मैं आपको दूं। पीके मिश्रा जी, हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से राजू सलाम के अलावा कौन कौन से नक्सली सरेंडर करने वाले हैं? हालांकि आधिकारिक पुष्टि का में इंतजार करना होगा। आप जी, मैड डिवीजन का जो कमांडर है राजू सलाम, जो 5 कंपनी कमांडर जी, उसके साथ कमांडर मीना इज ऑल्सो अवेलेबल, कमांडर प्रसाद इज ऑल्सो अवेलेबल, कमांडर भास्कर इज ऑल्सो अवेलेबल। अब आपको तो पता लगा कोडा गांव में जो, अरे सर, ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये तो कांकेर के पोस्टर वो आए हैं सारे के सारे नक्सलवाद के। अगर ये सारे ही आ जाएंगे तो कांकेर से तो फिर सफाया ही हो गया। कांकेर सफाया हो चुका है जी, कांकेर सफाया हो चुका है जी। और छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली अभी सफाया हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी बताए हैं 31 मार्च, वहां तक भी शायद नहीं जाएंगे। जिस तरीके से अभी हमारा रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ बता रहे थे, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, हमारा जो टर्निंग पॉइंट हुआ, ये टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ कराईउला हिल से। कराईउला हिल पर जब ये ऑपरेशन हुआ तेलंगाना और इसके बॉर्डर में, उसमें उनका जो बैकबोन था वो टूट गया। उसमें उनका पूरे रसद चला गया, उनका वेपन चला गया, उनका बंकर चला गया और उनका जो वेपन था, वेपन का जो मशीन था, जो डेथ मशीन, बिल्कुल उसको मिश्रा जी उसको अपने सेफ हाउस के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे। छत्तीसगढ़ में वारदात की, गढ़चिरौली भाग गए, गढ़चिरौली में वारदात की, छत्तीसगढ़ आ गए, वहीं से तेलंगाना लगता हुआ है, तेलंगाना भाग गए। तो वो सेफ हाउस जब खत्म हो गए तो उनकी एक तरीके से कमर ही टूट गई। उनके पास रिक्रूटमेंट के लिए कोई नहीं जा रहा है जी, उनको फील्ड इंटेलिजेंस कोई भी ट्राइबल नहीं दे रहा है, उनको वेपन नहीं मिल रहा है, उनका जो फंडिंग था, जो जाता था दिल्ली से और कलकत्ता से, जहां से फंडिंग जाता था वो ब्लॉक हो चुका है जी। उनको जो वेपन्स मिलता था थ्रू पीएलए वो भी ब्लॉक हो चुका है। तो ये इतने होने के बाद जब भानु ने सरेंडर किया, भानु सरेंडर करने के बाद बासव राजू जब मारा गया और 31 वहां पर मारे गए, बासव राजू के साथ 26 और मारे गए, तो उसमें उनका बैकबोन टूट गया।
अब अभी जो है मैं बता, ये जो लाल सलाम एरिया जो था, लाल सलाम, मैं इन लाल सलाम को पूरा लॉस करने के लिए जो हमारे जो ट्रुप्स है, हमारे जो सैन्य है, जो वहां पर जो हमारे जवान वहां पर काम करते हैं, उनको मैं सैल्यूट देता हूं। जी मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं। तो डॉक्टर मिश्रा ने इस समय बड़ी जानकारी ये दी है कि उनके जो सोर्सेज हैं उन्हें उनके मार्फत ये खबर मिल रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे कोट करते हुए खबर ये चलाई है कि जो कांकेर एरिया है वहां के जो पोस्टर बॉय हैं राजू सलाम को समेत कई बड़े नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं और उन्होंने संख्या भी बताई है कि यह संख्या 100 या उससे ज्यादा हो सकती है। इतिहास में इतना बड़ा नक्सली सरेंडर नहीं हुआ है। हमें हालांकि इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का। मैं अजय चंद्राकर जी का यहां पर रुख करना चाह रहा हूं। अजय जी, जो सवाल मैंने किया था मिश्रा सर से, वो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, यह बड़ा इंपैक्टफुल होता है। नक्सली मारे गए हैं, यह बड़ा इंपैक्टफुल होता है। देखिए अनंत जी, नक्सली सरेंडर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी विचारधारा आज अस्तित्व में कहीं पर भी इंपैक्ट नहीं छोड़ रही जी। और ऐसे भी इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो चाहे कार्ल मार्क्स का हो, लेनिन का हो, चाहे क्रुश्चेव का हो, चाहे कोसिगिन का हो, चाहे स्टालिन का हो, अब ये जितने मार्क्सवादी रहे हैं अलग अलग गुटों के, अब ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, सर के बल खड़े। भारत का सबसे विकसित राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के सीएम का आज पत्रकारों के साथ कम्युनिकेट होना और कम्युनिकेट हो करके यह डिक्लेयर करना कि गढ़चिरौली का एरिया अब नक्सल मुक्त हो गया, ये बहुत बड़ा संदेश है जी। तो दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ का बस्तर प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित अनंत जी, और इसमें ये लोग लगभग 1964-65 से कब्जा करके बैठे थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज 31 मार्च 2026 जो सक्षम नेतृत्व देते हुए गृह मंत्री जी जो योजना बनाए, रणनीति बनाए और एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटर के रूप में, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, और उनको संसाधन भी उपलब्ध करवाए, लगातार कैंपों का खुलना, सारी सप्लाई लाइन नक्सलियों का बंद होना, तकनीकी का हमारी सेना का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना, या फिर डीआरजी या बस्तर टाइगर या एसपीओ, तरह हर रणनीति के ऊपर। और सबसे बड़ी बात जी, ये राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार की जो सोशल सेक्टर के ऊपर आनंद जी विपुल पैमाने पर खर्च करना इन क्षेत्रों में, तो आम नागरिकों को भी लगा कि निश्चित रूप से अब हथियार नहीं, हमें मुख्य धारा में जुड़ना है, मुख्य संविधान सम्मत काम करना है। अगर आपकी सरकार से वैचारिक समानता है तो आप लोकतंत्र अपनाते बिल्कुल सही बात अजय जी आप कह रहे हैं कि केवल इस ऑपरेशन को जो इस समय नक्सलवाद के खिलाफ चल रहा है उसको केवल ये ना माना जाए कि मिलिट्री ऑपरेशन है, ये एक हथियारबंद ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ। ये चौतरफा ऑपरेशन है, ये व्यापक ऑपरेशन है और ये बहुआयामी ऑपरेशन है। इसमें अलग अलग जगहों पर काम किया गया है, इसमें विकास को भी साथ लेकर चला गया है, इसमें नक्सलियों को भी कहा गया कि आप मुख्य धारा में आइए, इसमें अपने जो ह्यूमन इंटेल है उसको भी बढ़ाया गया है, इसमें जो तकनीकी श्रेष्ठता है उसको भी बढ़ाया गया है, इसमें राज्यों का जो कोऑर्डिनेशन होना है उसको भी बढ़ाया गया है और फिर एक संगठित सोच के साथ आगे बढ़े हैं, तब ये कामयाबियां हमें मिलती नजर आ रही हैं। जुल्फिकार का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। जुल्फिकार, जैसा कि आप जानते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पहले भी चलाए जाते रहे थे, लेकिन जो सर ने बात कही, नथानियल सर ने जो बात कही, उन्होंने ये बात कही कि ह्यूमन इंटेल बहुत पुख्ता और बहुत ज्यादा मिल रही है आजकल। तो इसका भी एक मायने ये निकलता है कि विमुख हो चुके हैं लोग, मोह भंग हो चुका है इस विचारधारा से, और जो लोग डर के मारे भी सामने नहीं आते थे वो भी अब खुल के सामने आ रहे हैं। तो एक तरीके से नक्सलियों का खौफ, भय और उनकी तरफ से मोह भंग होना है, सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही है यहां पर। बिल्कुल अनंत, बीते दिनों जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, इसे इस तरीके से देखें कि दिसंबर 2023 से जब ऑपरेशन चला तो उसके बाद से लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट और जितने ऑपरेशन चले उसमें अगर देखें तो बहुत कम जो है नुकसान जो है सुरक्षा बलों को हुआ। जब ये ऑपरेशन लगातार चलते रहे, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती रही,
तो इससे जो ग्रामीण है आसपास के जो माओवाद का जो पूरा इलाका है, बुजमाड़ का इलाका हो, गढ़चिरौली, कांकेर और तेलंगाना से जुड़ा हुआ बीजापुर, सुकमा, इन तमाम इलाकों में अगर देखें तो अबुजमाड़ के इलाकों में जब ऑपरेशन चले तो ये बात लोगों तक पहुंची कि अब माओवाद कमजोर हो रहा है। पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सहानुभूति है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी विषय जो होता था वो डर था, क्योंकि एक तरफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलते थे तो जो सुरक्षा बल है अंदरूनी इलाकों में गए ऑपरेशन करके चले बाहर आते थे, लेकिन माओवादियों के फ्रीक्वेंटली जो है अंदरूनी इलाकों में मूवमेंट रहता था और उनको जो सूचनाएं मिलती थी उस आधार पे कई सारी घटनाएं हमने देखी कि मुखबिर की सूचना में कई लोगों को हत्या कर देना, जन अदालत लगा के मार देना, तो जिससे उस इलाके में दहशत थी। वो दहशत जो है लगभग ये कह सकते हैं कि आज के वक्त में 90% वो कम हो चुकी है। कुछ जो इलाके कोर इलाके बचे हों, जुल्फिकार, आप क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं, आप उन इलाकों में जाते भी हैं, ये जो सरकारी योजनाएं आई, जो विकास की योजनाएं आई सरकार की तरफ से, जैसा कि सर ने भी बताया, जय सर ने, कि बहुत ज्यादा पैसा इनमें डाला गया, लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि आप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, सबके साथ सामूहिक रूप से आगे चलेंगे। इन योजनाओं का कितना लाभ ग्रामीणों के मन पर पड़ा, ग्रामीणों के मन पर क्या सकारात्मक इसका असर पड़ा कि वो लगातार अब इस खौफ से भी निकले, इस भय से भी निकले, और जो एक झूठ की चादर इनके सामने रखी जाती थी उसको भी इन्होंने हटा दिया। देखिए, इसका फर्क इस तरीके से पड़ा कि जो अंदरूनी इलाकों के लोग थे वो वहां से बाहर निकले। सबसे पहली बात जो है कि उन इलाकों में मोबाइल टावर लगे, तो लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचा तो उन्होंने ये देखा कि दुनिया किस तरीके से है। तो ये पहले की स्थितियां ये थी कि अंदरूनी इलाके में टावर थे नहीं, वहां के जो लोग हैं वो बाहर निकलते नहीं थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, उनको एक ही विचारधारा सुनने को और देखने को मिलती थी, वो माओवादिज्म की। लेकिन जिस तरीके से 2 सालों में जिस तरीके से काम हुआ और अंदरूनी इलाकों में सड़कें पहुंची, मोबाइल टावर पहुंचे, दूसरी बात सरकार ने वहां के जो युवा हैं उनको वहां से बाहर निकालकर लोगों के बीच में लाए, बड़े शहरों को घुमाया, बस्तर ओलंपिक जैसे पिछले साल आयोजन किया गया, गांव-गांव के युवाओं को जगदलपुर लाया गया और उन्हें खेल से जोड़ा गया। तो ये एक संदेश देना है कि गांव में वो किस तरीके से, वो जब देखें तो दुनिया कैसी है, दुनिया का रंग कैसा है, तो जब युवाओं के मन में वो बातें पहुंचेंगी, क्योंकि ये संख्या जो आयोजन हुआ वो संख्या छोटी नहीं, अगर देखा जाए तो वो लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ग्रामीण स्तर में पार्टिसिपेट किया, तो सभी जो डायमेंशन है, सभी आयाम हैं, उन आयामों में पिछले 1.5 से 2 सालों में काम तेजी से हुआ है जी। और जो रही बात एंटी नक्सल ऑपरेशन की अनंत, तो पहले ये स्थितियां ये थी कि एक जिले की फोर्सेस जब ऑपरेशन चलाती थी तो दूसरे जिले की फोर्सेस को उनको कोऑर्डिनेट करने में वक्त इतना लग जाता था या होता नहीं था, और जिसकी वजह से इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट माओवादियों का था उसकी वजह से बच जाते थे। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन अब बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है इस पूरे ऑपरेशन में। जुल्फिकार, मैं सीधे नथानियल साहब का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सर, कुर्रेगुट्टा की पहाड़ियों का जिक्र इस चर्चा में आया कि एक बड़ा ऑपरेशन था और वहीं से टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन उसमें एक जो पॉइंट आता है जो सबके जहन में घूम रहा है कि हिडमा नाम का जो नक्सली है वो वहां से बच निकला, और आज जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें से एक ने यह बताया कि हिडमा के अलावा और भी कई बड़े नक्सली वहां पर थे और हिडमा सुरक्षित है और उसकी जो सेहत को लेकर खबरें आ रही थी वो स्वस्थ भी है। तो ये हिडमा अकेला और इसके साथी, ये इस ऑपरेशन के लिए या फिर इस नक्सलवाद के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारी सुरक्षा बलों के लिए? अभी तो यह है कि जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग चल रहा है वो ज़्यादातर हिडमा पे ही फोकस्ड है, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक साबित हुआ है और काफ़ी चतुर भी है वो जी। तो उसका जो तरीका है बच निकलने का, वो उसका अपना ही तरीका है और इसीलिए वो बच निकल रहा है। कई बार वो सीआरपीएफ के घेरे में आ चुका है लेकिन किसी तरह बच चुका है। लेकिन अब जो है, क्योंकि पूरा फोकस हिडमा के ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन लगेंगे कि ये कहीं ना कहीं मारा जाएगा या ये खुद सरेंडर करेगा। लेकिन मिश्रा जी का मैं सर यहाँ पे जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप जी। हाँ जी, सबसे बड़ा फायदा अगर हिडमा सरेंडर करता है ये होगा कि इसके साथ जितने भी है 70, 80, 90, 100 ज्यादा आदमी आके सरेंडर करेंगे इसके साथ। और ये वहीं का छत्तीसगढ़ का ही बड़ा लीडर है और काफी जो रैंक्स के हैं माओइस्ट वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ के हैं और ऑफकोर्स जो तेलंगाना आंध्रा के हैं वो ज्यादातर ऊंचे पद पे हैं।
लेकिन जो नीचे ग्राउंड वर्क जो चल रहा है वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ के ही रैंक एंड फाइल है। जी, मैं मिश्रा जी का सर यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। मिश्रा सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़े बड़े तमाम इनामी नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनके मार्फत निशानदेही की भी कोशिश की जाएगी। इनका सरेंडर करना यानी कि माना जा सकता है कि जो हिडमा छुपता फिर रहा है, जैसा कि सर ने बताया अभी कि वो छुपता फिर रहा है, उसकी बहुत सारी टेक्निक है, उसका एरिया स्क्वीज होता जा रहा है। यस अनंत, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, हिडमा बेशक कराईगुटा हिल पे निकल गया, लेकिन बासव राजू उसके बाद मारा गया। फिर भी आप देखिए जो कांकेर में अभी होने वाला है, शायद इसको शिफ्ट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ कैपिटल को शिफ्ट कर सकते हैं। और हिडमा अभी छत्तीसगढ़ से बाहर जा नहीं सकता है। अगर वो उड़ीसा और तेलंगाना को क्रॉस करना चाहता है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है क्योंकि यानी कि उसके भी दिन गिने चुने बचे हैं। या तो वो सरेंडर करेगा या फिर ऑपरेशन में उसको घेराबंदी हो जाएगी। सर मैं माफी चाहूंगा, समय की कमी है। एक लास्ट कमेंट अजय सर से यहां पर मैं लेना चाहता हूं। सर, क्या हम ये कहें कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, लेकिन उससे पहले ही खुशखबरी मिल जाएगी कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है? आनंद जी, कल की घटना, आज की घटना या कुछ दिनों का या एक पखवाड़े का देखें तो ये तो फ्रूटफुल खुशखबरी नजर आ रही है। आनंद जी, जब बस्तर की महिलाएं और लड़कियां जब यह आंदोलन करती हैं कि कैंप को ना हटाया जाए, नंबर 2 फेस्टिवल मनाते हुए रक्षाबंधन का फोर्स के मेंबरों को बस्तर की बहनें राखी बांध रही हैं, ये तो संकेत उसी दिन मिल गया था कि निश्चित रूप से गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सक्षम नेतृत्व में एक बेहतरीन वो कोऑर्डिनेटर के रूप में, चाहे अलग अलग राज्यों की बातें हो या बस्तर हो, वो जो 31 मार्च 26 रखे हैं टारगेट में भी, उसके पहले ये बड़ी बड़ी सफलताएं जो मिल रही हैं, तो इसको तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर। मैं माफी चाहूंगा कि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो बारीकियां आपने इस ऑपरेशन को लेकर हमें बताई और जो जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि भले ही 31 मार्च 2026 की डेडलाइन हो, लेकिन हो सकता है बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ये तो खुशखबरी है ही, लेकिन हो सकता है बड़ी खुशखबरी, नक्सल मुक्त भारत, ये उस डेडलाइन से पहले ही हमें मिल जाए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।